अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ट्रंप की जानिब से चीन पर 145% टैरिफ्स के निफाज के बाद अब चीन और अमेरिका बाकायदा तिजारती जंग में आमने सामने आ गए हैं। चीनी सदर और अमेरिकी सदर आमने सामने आ गए हैं। चीन ने ना सिर्फ अमेरिका पर जवाबी टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिए हैं, बल्कि सारे क्राइसिस में चीनी सदर का पहली दफा मौक़िफ़ सामने आ गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि उनकी कौम अमेरिकी टैरिफ्स के जवाब में खौफजदा नहीं है। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। बीजिंग में स्पेन के वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीनी सदर ने अमेरिका को पैगाम दिया कि एक ट्रेड वॉर में कोई भी फातेह नहीं होता और दुनिया के खिलाफ जाने से आप खुद तन्हा हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी माहौल कुछ भी हो मगर चीन पुरएतमाद रहेगा और पूरी तवज्जो के साथ अपने मामलात की अच्छी तरह देखभाल करेगा। जबकि चीन ने इशारा भी दे दिया है कि अब वो अमेरिका के जवाब में 125% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीन की वजारत तिजारत के बयान के मुताबिक अमेरिका की तरफ से चीन पर बार बार लगाए गए टैरिफ्स की अब नंबर गेम से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रह गई है और अब इसकी कोई मुआशी अहमियत नहीं है। अब ये अमल अमेरिका की इस प्रैक्टिस को बेनकाब करता है कि जिसके ज़रिए वो टैरिफ्स को एक बुलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और ख़ुद अपना मजाक बनाता है। अब अगर अमेरिका इस नंबर गेम पर इसरार करेगा और मज़ीद टैरिफ लगाएगा तो चीन जवाब नहीं देगा, मगर अगर अमेरिका इस बात पर बज़िद रहा कि वो चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाए तो चीन भरपूर अंदाज में जवाबी इक़दामात करेगा और आखिर तक लड़ेगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप मुसलसल चीन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ख़ुद अमेरिकी मीडिया उनके बयानात को फैक्ट चेक करके झूठा करार दे रहा है। कल अपनी काबीना से खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि चीन का अमेरिका के साथ 1000 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है, जिस पर CNN ने एक दफ़ा फिर इस दावे को गलत करार देते हुए अमेरिका के ऑफिशियल आदादोशुमार से बताया है कि 2024 में चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 1000 अरब डॉलर्स नहीं बल्कि 263 अरब डॉलर्स था और चीन का अमेरिका के साथ कभी भी ट्रेड सरप्लस 1000 अरब डॉलर्स नहीं रहा। अगर सर्विसेज ट्रेड को निकाल भी दें जिसमें अमेरिका का सरप्लस है तो भी सिर्फ अशिया की तिजारत में चीन का सबसे ज़्यादा सरप्लस 2018 में 418 अरब डॉलर्स था और उसके बाद गिरकर यह सरप्लस 2024 में 300 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है। CNN में तज़किये के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त चाहते हैं कि चीनी सदर उन्हें कॉल करें, मगर चीनी सदर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 2 सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि अमेरिका चीन से पहला राब्ता नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी टीम पर वादे कर दिया है कि पहला राब्ता चीन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने सदर ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब टैरिफ से देने का फैसला किया था और ये बात 2 माह से अमेरिकी ऑफिशियल्स चीनी ऑफिशियल्स को बता रहे हैं और ट्रंप की टीम मुसलसल चीनी ऑफिशियल से ये कह रही है कि चीनी सदर शी जिनपिंग को ट्रंप से फ़ोन पर बात करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। मगर CNN को इस मामले से बाखबर 3 ऑफिशियल्स ने बताया कि चीन मुसलसल ऐसी किसी भी फ़ोन कॉल से इनकार कर रहा है। ट्रंप की टीम का मानना है कि इसकी एक वजह यह है कि चीनी सदर ऐसा करके कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। बुध के दिन खुद ट्रंप ने कहा कि चीन डील करना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता कि कैसे इस डील की राह हमवार की जाए। चीनी नहीं जानते कि ये काम कैसे करना है, क्योंकि वो मगरूर होते हैं। इस मामले से बाखबर 3 ज़राए ने बताया कि अमेरिका और चीन के दरमियान ऑफिशियल चैनल खुले हुए हैं, मगर आला सतह का कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। कल यानी जुमेरात को अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेट ने CNBC को इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप फैसला करेंगे कि चीन से मुज़ाकरात कब शुरू करने हैं। ये वाज़ेह है कि इस हवाले से फ़िलहाल बॉल चीन के कोर्ट में है। जबकि कल ही चीन की वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने बयान दिया कि मुज़ाकरात के लिए चीन के दरवाजे खुले हैं, मगर मुज़ाकरात बराबरी और बाहिमी एहतराम की बुनियाद पर ही हो सकते हैं। अगर अमेरिका तसादुम चाहता है तो चीन भी वैसा ही रद्द-ए-अमल देगा। प्रेशर, धमकियाँ और ब्लैकमेल चीन से डील करने का दुरुस्त तरीका नहीं है। जबकि एक सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने के लिए तरजीही बुनियादों पर जापान, जनूबी कोरिया और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदे करने का फैसला किया है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के आमने सामने आने के बाद अब यह ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप अगर चीन के साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी इत्तेहादियों को साथ मिलाना पड़ेगा, मगरबी इत्तेहादियों को साथ मिलाना पड़ेगा। मगर यह ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप तो दोस्त यूरोपीय और दीगर इत्तेहादियों को नाराज़ कर चुके हैं, तो चीन के खिलाफ इत्तेहाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो तो सब पर तनकीद कर चुके हैं, उन्हें नाराज़ कर चुके हैं। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत कहकर मजाक उड़ा चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं, टैरिफ लगा चुके हैं।
यूरोपीय यूनियन पर शदीद तनकीद करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी बरकरार है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर, जापानी येन और दीगर करेंसीज के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है। अमेरिकी बॉन्ड्स की कीमतों में अचानक सेलिंग और डंपिंग के बाद मजीद वोलेटिलिटी बरकरार है और सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $3,250 की सतह से ऊपर जा चुकी हैं। पहले ही पाकिस्तान में 10,000 रुपये फी तोला का इजाफा हुआ था और अब बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत मजीद 2.5% बढ़ गई है, जो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। मगर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले फिर इस एतमाद का इजहार किया है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी दुरुस्त सिमत में जा रही है और इसका अमेरिका और दुनिया को बहुत फायदा होगा। मगर फाइनेंशियल मार्केट्स ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप 90 दिन में 150 ट्रेड डील्स कर लेंगे या फिर चीन के साथ इस मुहाजराई को आगे बढ़ाकर अमेरिका का फायदा करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात कल होंगे। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होने वाले इन अहम और आला सतह के मुज़ाकरात पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं और इन मुज़ाकरात के मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी पर भी गहरे असरात मुरत्तिब होंगे। मगर आज इन मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया है कि एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त के बाद आला ईरानी हुकाम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान में उनके रेजीम का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली फरनास फसीही की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये एक खुफिया और हंगामी नोयत का इजलास था जिसमें ईरान इस बात पर गौर कर रहा था कि सदर ट्रंप के इस खत का क्या जवाब दिया जाए जिसमें उन्होंने जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश की थी। इस हवाले से दो सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस तनाजुर में गुज़िश्ता माह ईरान के सदर, अदलिया के सरबरा और पार्लियामेंट के स्पीकर ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात की थी। खामनाई ने अवामी तौर पर बारहा वाशिंगटन से बातचीत को नादानी और बेवकूफ़ी करार देकर इसकी सख्ती से मुमानियत की थी, लेकिन इन सीनियर हुकाम ने गैर मामूली और मरबूत कोशिश के तहत उन्हें अपना मौक़िफ़ बदलने पर जोर दिया। इन हुकाम ने खामनाई को साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि तेहरान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दें और अगर ज़रूरी हो तो बराह रास्त मुज़ाकरात की भी इजाज़त दे दें, वरना ईरान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम खतरे में पड़ सकता है। हुकाम ने खामनाई को बताया कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का खतरा इंतहाई संजीदा है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया या मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो नतंस और फुर्दो में ईरान की दो बड़ी जौहरी तंसीबात पर फौजी हमले नागुज़ीर हो जाएंगे और अगर ईरान पर हमला होता है तो वो लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा, जिससे एक वसी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये एक ऐसा मंजरनामा है जो ना सिर्फ ईरानी मईशत को मजीद तबाही की तरफ ले जाएगा बल्कि इससे मुल्क के अंदर बेचैनी, मुजाहरे और हड़तालें भड़कने का भी खदशा होगा। और हुकाम ने सुप्रीम लीडर को खबरदार किया कि दो मुहाजों पर लड़ाई रेजीम के वजूद के लिए खतरा बन सकता है। दो ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक कई घंटों पर मुहित इस तवील इजलास के अख्तिताम पर आयतुल्लाह खामनाई ने बिलाखिर नरमी दिखाई और उन्होंने पहले एक सालिस के जरिए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी और फिर साजगार हालात की सूरत में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान बराह रास्त बातचीत की भी इजाज़त दे दी। जिसके बाद 28 मार्च को ईरान ने सदर ट्रंप के खत का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया जिसमें मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इंदिया दिया गया। इसके बाद पीर को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर कल ट्रंप के हमरा काबीना इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर अमरीका की तरफ से हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी और उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की सरबराही करेंगे और ये मुज़ाकरात बराह रास्त होंगे। आपकी बदौलत एक अहम मीटिंग हफ्ते को होने वाली है। एक तवील अरसे के बाद एम्बेसडर रोडकॉफ और ईरान के आला सतह के एक रहनुमा के दरमियान पहली बार बराह रास्त बातचीत होगी। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत अमन की तरफ ले जाएगी। आपने बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल नहीं होंगे। ईरान ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है, ताहम उनका अब भी कहना है कि मुज़ाकरात इनडायरेक्ट होंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी और अमरीकी टीमें हफ्ते की सुबह ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुँचेंगी, जहाँ दोनों फरीक़ैन के दरमियान ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर से मुलाकात के बाद इनडायरेक्ट मुज़ाकरात मुतवक्के हैं और वफूद की आमद के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए तवक्को की जा रही है कि दोपहर के वक्त मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर दोनों फरीक़ैन के पैगामात का तबादला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पहले ही तस्दीक कर चुके हैं
कि इन मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की क़यादत वो खुद करेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी अमरीका ईरान पर मुआहदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी पर कायम है और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के बावजूद सदर ट्रंप मुसलसल धमकी आमेज़ बयानात दे रहे हैं और उनकी इंतज़ामिया ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर पाबंदियाँ लगा रही है। कल भी अमरीका ने ईरानी तेल की तरसील में मुलविस होने के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी जोगविंदर सिंह और उनके तकरीबन 30 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसके अलावा अमरीका ने ईरानी तेल की तरसील ही के इल्ज़ाम में मज़ीद चीनी कंपनियों पर भी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मुज़ाकरात के ऐलान के बाद बुध को सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदा न करने की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की एक बार फिर धमकी दे दी थी और यह भी कहा था कि ईरान का रिवायती हरीफ इसराइल मुमकिना तौर पर इस कार्रवाई की क़यादत करेगा। ट्रंप के इन्हीं जारहाना इक़दामात से खदशात जन्म ले रहे हैं कि इनसे मुआहदे के इम्कानात मज़ीद कम हो जाएंगे। और अब यह खबर भी सामने आई है कि ईरान ने मुआहदे के लिए कुछ रेड लाइन्स मुकर्रर कर दी हैं, जिनमें अमरीका की जानिब से धमकी आमेज़ बयानात का खात्मा भी शामिल है। इस हवाले से ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मुतादिद सरकारी ज़राए ने बताया है कि ईरान ने आइंदा मुज़ाकरात के लिए चंद रेड लाइन्स मुकर्रर कर दी हैं और ईरान ने जोर दिया है कि अमरीकी वफ्द को ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में धमकी आमेज़ ज़बान या गैर मामूली मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। और अमरीका पर यह भी वाज़ेह किया गया है कि वो ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक किसी भी किस्म की तजवीज़ पेश करने से बाज रहे और ये याद दहानी कराई गई है कि ईरान किसी भी सूरत में धमकी आमेज़ ज़बान को कबूल नहीं करेगा और ना ही अपनी रेड लाइन ज़बूर करने देगा। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि ईरान पाबंदियाँ हटाने के बदले हमेशा अपने जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नोयत पर एतमाद साजी के लिए तैयार है और अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। और अगर अमेरिका वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में फिक्रमंद है तो मुज़ाकरात में इसके लिए कोई मुश्किल रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका मुनाफिकाना अंदाज में मुज़ाकरात में दाखिल होता है और गैर हकीकी मुतालबात करता है तो उसे मुज़ाकरात की राह में रुकावट डालने की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हफ्ते को होने वाले इन मुज़ाकरात के हवाले से अहम बात यह भी है कि अमेरिका के अहम यूरोपीय इत्तेहादी इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं जो माजी के ऐसे मुआहदों और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। और अब यूरोपीय ममालिक की गैर मौजूदगी में यह खदशा भी है कि अमेरिका किसी भी मुमकिन मुआहदे से यकतरफा तौर पर दोबारा निकल सकता है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में यूरोपीय ममालिक से कोऑर्डिनेट ना करने के फैसले पर सिफारतकारों और माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से यूरोपीय ममालिक का अमेरिका पर असर रसूख कम हो जाएगा, जिससे आखिरकार ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ जाएगा। 3 यूरोपीय सिफारतकारों के मुताबिक अमेरिका ने ओमान में जौहरी मुज़ाकरात के बारे में यूरोपीय ममालिक को सदर ट्रंप के ऐलान से पहले आगाह नहीं किया था। हालांकि यूरोपीय ममालिक के पास ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा आयद करने का एक अहम इख्तियार मौजूद है। मगरिब को शुबा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिशें कर रहा है, जिसकी ईरान तरदीद करता है और ऐसे में दोबारा पाबंदियां आयद करने की धमकी ईरान पर दबाव डालने के लिए दी जा रही है ताकि वो कुछ रियायतें दे। लेकिन सिफारतकारों के मुताबिक इस हवाले से अमेरिका के साथ तफसीली हिकमत अमली पर बातचीत अभी बाकी है और क्योंकि अमेरिका ने 2015 के जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, इसलिए वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाबंदियाँ दोबारा आयद करने का तरीक़ाकार शुरू नहीं कर सकता। और इसी वजह से बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, जिन्हें E3 ममालिक कहा जाता है, ये ममालिक जौहरी मुआहदे के वो वाहिद शुरका हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए माहिरीन के मुताबिक अमेरिका का इन इत्तेहादियों के साथ अहम आहंग होना निहायत ज़रूरी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2018 में अमेरिका के मुआहदे से निकलने के बाद से ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी की मुकर्ररा हद से कहीं ज़्यादा मिकदार हासिल कर ली है और तेहरान इस वक्त यूरेनियम को ऐसे दर्जे तक अफजोदा कर रहा है जो मगरबी ताकतों के मुताबिक सिविलियन एनर्जी प्रोग्राम के लिए मुनासिब नहीं है और जौहरी हथियार बनाने के मयार के करीब है। ये 3 यूरोपीय ममालिक 2003 से ही ईरान के साथ जौहरी मसले पर बतौर 3 रुकनी ग्रुप मुज़ाकरात करते आ रहे हैं और वो अब भी मसले के हल में अपने किरदार को निहायत अहम समझते हैं। हाल ही में यूरोपीय ममालिक ने नई पाबंदियों के जरिए अमेरिका की ईरान पर दबाव डालने की पॉलिसी में मदद की है। सदर ट्रंप के इलेक्शन जीतने और ओहदा संभालने के दरमियानी अरसे में जब अमरीकी पॉलिसी में खला था तो यूरोपीय ममालिक ने सितंबर से ईरान के साथ इब्तिदाई मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था जो ताहाल जारी है। इस हवाले से E3 ममालिक यानी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का कहना है कि ये मुज़ाकरात ज़रूरी थे क्योंकि 2015 का मुआहदा 18 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है, जबकि सिफारतकारों के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरानी हुक्काम अक्सर अपने यूरोपीय हम मनसबों से नई अमरीकी इंतज़ामिया के बारे में सवालात करते रहे हैं, जबकि ईरान समझता है कि E3 ममालिक और जौहरी मुआहदे के दीगर फरीक़ों के साथ बातचीत उसके जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी को कम करने में मदद दे सकती है और ये अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकती है। दूसरी जानिब गज़ा में
नए जंगबंदी मुआहदे और हमास की कैद में मौजूद इसराइली यरगमालियों से मुतालिक भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल काबीना इजलास में अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा कर दिया कि वो यरगमालियों की बाजियाबी के लिए मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने भी मुतअद्दिद यरगमालियों के अहले खाना को यकीन दहानी कराई है कि वो अब एक संजीदा मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच गए हैं, जो सिर्फ चंद दिनों की बात है। इस सारी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इसराइल के अंदर से ही यरगमालियों की बाजियाबी और जंग के खात्मे के लिए दबाव बढ़ रहा है। जहां एक तरफ यरगमालियों के अहले खाना मुसलसल नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहीं अब इसराइल के मुतादिद रिजर्व फौजियों ने भी यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक नेतन्याहू को मुख्तलिफ खुले खतूत लिखकर उन पर मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जिसके बाद खत पर दस्तखत करने वाले मुतादिद फौजियों को इसराइली फौज ने निकाल दिया है। और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली वज़ीर दिफा और फौज के इस फैसले की हिमायत भी कर दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जुमेरात को शाया होने वाले खतूत में इसराइल के 150 से जायद साबिक नेवल ऑफिसर्स और दर्जनों रिजर्व फौजी डॉक्टर्स ने दस्तखत करते हुए मुतालबा किया है कि गजा में जंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि यरगमालियों की जल्द वापसी मुमकिन हो सके। ये खतूत ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब इसराइली फ़िज़ाइया के तकरीबन 1000 साबिक और 60 हाजिर सर्विस रिजर्व फौजियों ने इसी तरह का एक अवामी खत जारी किया था, जिसे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। इसराइली नेवी के रिटायर्ड अफसरान के अबरानी ज़बान में लिखे गए खत में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, हुकूमती अरकान समेत पार्लियामेंट, फौजी क़यादत और इसराइली अवाम को मुखातिब करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो सियासी और ज़ाती मफादात को सलामती के मफादात पर तरजीह दे रही है। इसराइली फौजियों ने नेतन्याहू हुकूमत के तर्ज़ अमल पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये अमल हुक्मरानी की बुनियादों को कमज़ोर करता है, अवाम के एतमाद को मजरूह करता है और ये संगीन खदशात पैदा करता है कि सलामती से मुताल्लिक फ़ैसले गैर मुतल्लिका और नाजायज़ अवामिल के तहत किए जा रहे हैं। जबकि CNN के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ाइया के इन रिजर्व एहलकारों को बरतरफ कर दिया है, जिन्होंने अवामी तौर पर यह मुतालबा किया था कि गजा में बाकी मानदा यरगमालियों की फौरी वापसी को यकीनी बनाया जाए, चाहे इसके लिए फौरी जंग बंदी ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी गजा में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है और आज भी सुबह से होने वाले मुख्तलिफ इसराइली हमलों में कम से कम 15 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 51,000 हो गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ जहां एक के बाद एक अंदरूनी तनाज़ात में फंसती जा रही है और किसी भी मामले पर पार्टी की सिमत वाज़ेह नहीं हो रही है, तो वहीं पार्टी के अंदर से ये कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं कि इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता निकाला जाए। इस हवाले से ईद के बाद से मुसलसल खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। न सिर्फ खुद PTI का सोशल मीडिया और हामी यूट्यूबर्स एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिशों पर एतराज़ात उठा रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं की ट्रोलिंग कर रहे हैं, बल्कि JUI जिसके साथ PTI एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिशें कर रही है, उसने भी सवालात और खदशात का इजहार कर दिया है, जिससे मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद का क़याम खतरे में पड़ सकता है। मगर इन खदशात के होते हुए हाल ही में इमरान खान से मुलाकात करने वाले आज़म सवाती ने दावा किया है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के आगाज़ के लिए काम शुरू कर दिया है। बुध को एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात तय है, लेकिन इस शख्सियत का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है। डॉक्टर अलवी साहब को मैंने अभी टेक्स्ट किया है कि अगले आने वाले वेंसडे को मैं किसी को मिल रहा हूं। मुझे यकीन है कि जैसे डॉक्टर अलवी साहब आएंगे तैयार होगा। मैं किसी एस्टैब्लिशमेंट की फिगर से आपकी मुलाकात होगी? नहीं सर, नहीं। दोस्त मुल्क आगे आ सकते हैं? मेरे ख्याल आएंगे इंशाल्लाह। मेरे ज़हन के अंदर खाका है। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने इस पर काम भी कर लिया है, कर लिया। आज़म सवाती के अलावा अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का इशारा दिया था। साथ ही हाल ही में यह खबरें सामने आई थीं कि तहरीक इंसाफ के हिमायती पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स और कारोबारी शख्सियात ने इस्लामाबाद में DGISI से मुलाकात की और उनसे इमरान खान के हवाले से बातचीत की। फिर तहरीक इंसाफ की हिमायती शख्सियात को सोशल मीडिया पर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामी यूट्यूबर से सख्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और वो इमरान खान को रिहा कराने की अपनी कोशिशों पर वजाहतें देते रह गए। और अब आज़म सवाती के साथ साथ अली अमीन गंडापुर को भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर पार्टी कारकुनों को वजाहतें देना पड़ रही हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स बिल के मामले पर भी अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर से संगीन इल्ज़ामात का सामना है। खुद अपनी ही पार्टी क़यादत और सोशल मीडिया तनकीद कर रहा है। PTI के हामी यूट्यूबर्स और बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ये दावा कर रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबाई हुकूमत का अपना नहीं है, बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ईमा पर लाया गया है। वफाक और इदारों ने ड्राफ्ट करके भेजा है और अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है
कि इसे जल्द से जल्द पास किया जाए ताकि इस बिल के जरिए मादनियात पर सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को ख़त्म या महदूद किया जा सके। लेकिन खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी सूबाई हुकूमत इस तनकीद को बिला जवाज़ करार देकर न सिर्फ मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि प्रोपेगेंडा करने वालों को माफिया करार दे रहे हैं और साथ ही इस बिल को पीटीआई के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा करार दे रहे हैं। मगर पार्टी में तकसीम और इल्ज़ामात के बाद आज पीटीआई की सियासी कमेटी में अली अमीन गंडापुर ने बिल पर उठने वाले एतराज़ात पर वजाहत दी और फिर बिल की मंजूरी को इमरान खान से तफसीली मुशावरत से मशरूत कर दिया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नकात पर जामे और मुफस्सिल वजाहत पेश की। सियासी कमेटी ने इस बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और मुत्तफ़िका तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हुकूक और मादनी वसाइल, वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल ही नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। एलामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है और उस पर बहस जारी है, लेकिन यह बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल को इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है और ना ही की जाएगी। एलामे में मजीद लिखा है कि इमरान खान की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात में दी गई हिदायत के मुताबिक मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत सख्ती से मना है। मुलाकात करने वाली शख्सियात हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे और वो तहरीरी हिदायत और बयानात सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। उनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दिका नहीं समझा जाएगा। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा और जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बिल के हवाले से सियासी कमेटी में वजाहत दे दी है। जो लोग बिल पर एतराज कर रहे हैं वो इस बयान को देखने के बाद करें। इत्मीनान का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शिक नहीं है जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट, राइट, अथॉरिटी या इख्तियार जो है ना वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये सारे लीगल तरीके से क्लियर नहीं होता इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये खान साहब क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जितना भी हो ये उस तरीके से होगा। इस पर हमारी प्रेस इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मेरी सारे जो मीडिया वाले इस पे कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ हमारे कुछ दूसरों के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप उसको स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद आप बात करें। लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि जल्द इस बिल को पास करवाएं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है कि सूबाई असम्बलियों को डिक्टेशन भेजी जाए। जिस तरीके से एक कानून तमाम सूबों को भेजा गया कि इतने दिनों में अपनी अपनी असम्बलियों से इसको पास कराओ, ये तरीका नहीं है एक वफाकी मुमलिकत में कानून साजी का कि डिक्टेशन भेजी जाए सूबाई असम्बलियों को। हम उस कानून को बगौर देखना चाहते हैं। लीगल कमेटी को नहीं भेजा गया, ये सूबाई हुकूमत को भेजा गया है और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इसको इतने दिनों में पास कराओ। हम देखेंगे कि इस हुक्म पे क्या अमल होता है और किस तरीके से होता है और कब होता है या नहीं होता। लेकिन आज सियासी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देने से पहले खुद अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे इस बिल की न सिर्फ पूरी ओनरशिप लेते रहे हैं बल्कि इसके फायदे भी गिनवाते रहे हैं। साथ ही इस बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को माफिया करार दे रहे हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और न ही कोई दे सकता है और नहीं कोई हमसे ले सकता है। हम एक पॉलिसी जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात और जिस तरह चल रहे थे तो अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अभी असेंबली में डिबेट इस पे शुरू होगी। अगर कोई ऐसी चीज किसी ने कहा जहर कातिल है, अगर कोई ऐसा जहर है तो उसको निकाल के फेंक देंगे और वैसे मेरे हिसाब से जहर नहीं है। थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ है वो पता लग जाएगा, लेकिन अगर कोई जहर है तो आप एक बात याद रखिएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता ओवर अ डेड बॉडी कि अगर कोई हम ऐसी कोई चीज कर जाएं या कोई करने दें किसी को। ईद से पहले पीटीआई दावा कर रही थी कि ईद के बाद JUI के साथ अलायंस बनने जा रहा है। मामला काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। अलायंस बनने के बाद मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। मगर पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशों पर JUI ने सवाल उठा दिया है और अलायंस के लिए आगे बढ़ने से पहले वजाहत का मुतालबा कर दिया है। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा है कि पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करके हमारे साथ तय की गई बातों की खिलाफवर्जी की है। जब तक
पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर वजाहत नहीं देती आगे नहीं बढ़ सकते। मगर पीटीआई ने अभी तक ऑफिशियल सतह पर यह बात मानी नहीं है कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आदम सवाती मगर जरूर कह रहे हैं कि उन्हें इमरान खान ने मैंडेट दिया है। जेयूआई सूरत हाल में क्या करेगी? सेनेटर कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद है। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आपने जो पीटीआई से एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, शराइत की खिलाफ वर्जी कहा है। ईद के बाद, ईद से पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि करीब ज़रूर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई। मौलाना ने भी इस बात का इजहार किया था, मगर ये राब्तों से क्या फासले आ गए हैं? क्योंकि ईद के बाद तो एक बाकायदा तहरीक इंसाफ इस उम्मीद का इजहार कर रही थी कि ज्वाइंट अपोजिशन प्लेटफॉर्म से हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। आज एक और डेवलपमेंट है। डॉक्टर हमायूं, मैं नाम बता देता हूँ, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने मुझसे रब्ता किया था और मेरी इस बात के हवाले से मेरी बातचीत हुई थी उनसे, और उन्होंने ऐसे किसी राब्ते की जो है तस्दीक नहीं की, रादर उन्होंने तरदीद की, जो मैं समझ पाया उनकी बात को। तो हमारा वैसे इजलास है 19 और 20 को लाहौर में, जनरल काउंसिल सेशन है। ये सारा मामला हमने वहाँ पे रखना है। तो ये बात जब सवाती साहब के मुंह से आई और गंडापुर की मुलाकात हुई और फिर वो डॉक्टर्स की मुलाकात का जो मामला निकला, तो उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे भी, हैं भी। मगर आज हमायूं मोहम्मद साहब ने जो है ये बात मुझसे की है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अब यकीनन अगर पार्टी ऑफिशियली तौर पे इसकी तस्दीक या तरदीद कर देगी तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे या पीछे हट सकेंगे। सब यानी जो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने मुझे खुद मैंडेट दिया कि जाके मुज़ाकरात करो, मुझे तुम पर भरोसा है। और डॉक्टर हुमायूं महमूद आपसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, आज़म सवाती साहब को कोई मैंडेट नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे थे कि ऐसे वो राब्तों की जो है ना, वो जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी टेलीफोनिक बात हुई है ये आज नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद। तो वो उन्होंने किसी प्रोग्राम में जाना था और मेरे किसी स्टेटमेंट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मैंने उनको कहा कि यकीनन मैंने ये कहा है और हम आपसे ये क्लैरिटी चाहेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, जो मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक वो इन राब्तों की तरदीद कर रहे हैं। सब तो क्या जेयूआई को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे अगर आज़म सवाती साहब आगे बढ़ते हैं? तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ाहिर मुश्किलात का शिकार है। अगर अमेरिका से एक वफ़द आया, तहरीक इंसाफ का हामी, उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, तहरीक इंसाफ ने इस हद तक तो कहा कि उनकी अपने तय कोशिश है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आज़म सवाती साहब कह रहे हैं मुझे इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है। आपको कोई एतराज़ होगा अगर आज़म सवाती साहब या कोई ब्रेक थ्रू करता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़रा मुश्किलात कम होती हैं तहरीक इंसाफ की? वो अकेले जो मर्ज़ी करें, इस बात पे हमको कोई एतराज़ नहीं हो सकता, या हम बाद में अगर एतराज़ करेंगे तो वो अलग से कोई सियासी एतराज़ होगा। मगर अगर इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो है ना वो ख्वाहिश भी हो और उसके बाद कोई इस तरह से करे तो फिर यकीनन हमें एतराज़ है इस बात पे। हम जो भी करेंगे, अगर हुकूमत से भी इवन बात करना हो तो वो इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म करे, जो भी उसका जो नज़म बनेगा, जो उसका ढांचा बनेगा वो करे, ना कि जो है ना वो कोई अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया, कोई दुबई से आया, कोई किसी और शहर से या मुल्क से आया, वो आके जो है वो अपने तौर पर वो बात करे और फिर बात अगर बढ़ गई तो फिर इत्तेहाद जो है ना उसका अल्लाह हाफिज़ है, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर उसके बाद इत्तेहाद चलेगा। इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फॉर नाउ आपको इस बात पर एतमाद है कि अगर आज़म सवाती साहब कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मैंडेट लिया है, वो अपने तय कर रहे हैं। अगर अमेरिका से वफ्द आया उसने अपने तय किया। इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी ये नहीं है। गंडापुर साहब ने तो खुद ने कहा कि वो अपने तय कोशिश करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब ने आज इनकार किया है, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने, मगर इसके बावजूद असर कैसर साहब से हम जो है ना वो उनसे चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, उनकी तरफ से जो है ना एक वजाहत आ जाए कि या ऐसे राब्ते हैं या नहीं हैं। अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी, क्योंकि वो ऑफिशियली जो है ना वो नॉमिनेट हुए हैं उस तरफ से कि हमसे बातचीत करें, हम उनकी बात जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसमें बेहतर उसमें माहौल में आ जाएगी कि आया अगर राब्ते हैं तो भी हमें पता चल जाए, हमें उनकी आपस के राब्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सियासी बातें अपने तौर पे चलती रहेंगी। मगर फिर इत्तेहाद की बात शायद जो है ना वो हम 2 कदम पीछे हो जाए। मगर अगर उन्होंने बढ़ना है तो फिर हमारे साथ जो है ना वो जो बात एक अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग पे कायम रहना होगा। और एज ऑफ नाउ फिर ये कहा जा सकता है कि जेयूआई का और पीटीआई का इत्तेहाद बनने की राह अभी तक हमवार हो सकती है, उस तरफ मामला जा सकते हैं, एक ज्वाइंट अपोजिशन प्लेटफॉर्म से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 19 और 20 के साथ ये मशरूत है जो हमारा जनरल काउंसिल सेशन है। अगर पार्टी इजाज़त देगी तो ये मुमकिन है, और अगर पार्टी इजाज़त नहीं देगी
उसका एक दस्तूरी अदारा है हमारी पार्टी का, अगर वो इजाज़त नहीं देगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मौलाना अपने तौर पे जो है ये तय नहीं कर सकते, उनको इजाज़त रिक्वायर्ड होगी पार्टी के दस्तूरी अदारे से, और अगर पार्टी ने इजाज़त दी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इवन इन सारे सरकमस्टांसेस जिस पे मैं एतराज़ कर रहा हूँ इसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं, मगर इसके बावजूद पीछे भी हट सकते हैं। जो भी करेगा फैसला अदारा करेगा। बट एज ऑफ नाउ तो इत्तेहाद बना नहीं है, आप लोगों ने अपना फैसला किया नहीं है, तो अभी अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है या फिर कोई राब्ता हो जाता है सवाती साहब के थ्रू या किसी के भी थ्रू या पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी, तो उस पर फिर जेयूआई को क्यों एतराज़ है? उसका फैसला हो जाता है तो फिर हम उसके बाद जो है ना वो पार्ट उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि कोई फैसला उनके दो के दरमियान अगर हो जाता है तो वो हम पे भी बाइंडिंग नहीं होगा, बाकी किसी पे भी बाइंडिंग नहीं होगा। फिर इत्तेहाद किस चीज़ का? फिर हम जो है वो उनके साथ नहीं होंगे। वो अलग एक सियासी पार्टी है, हम एक अलग सियासी पार्टी है। वो अपने तौर पर सियासत करें, हम अपने तौर पर सियासत करेंगे। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर साहब तज़कियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आज़म सवाती कह रहे हैं मुझे इमरान खान से मैंडेट मिला है और मैं कोशिश करूंगा, बात आगे बढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने कोशिश की थी, बुध को उनकी कोई मुलाकात है इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, मगर इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से अप्रोच किया जाए, बट पार्टी के अंदर से इसकी ओनरशिप नहीं ली जा रही है। जेयूआई ने एतराज़ किया तो हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने अभी बताया कि डॉक्टर हुमायूं मेमन ने उनको कॉल करके कहा कि नहीं जी, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम राब्ता करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या वाकई आज़म सवाती साहब का कोई ऐसा कनेक्शन है जिस पर इमरान खान ने उनको इजाजत दी? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। जो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं वो ये उन दिनों की बात है जब जनरल आसिफ मलिक साहब ने चार्ज अज्यूम किया था एज द आर्मी चीफ, और उसके बाद जरूर कोशिशें हुई और इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले मुतअद्दिद दफा आज़म सवाती साहब तो एक मीडियम हो सकते हैं और बहुत से लोगों से, मैं अब ये बात आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कम से कम 2 से 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी एक खास दफ्तर तक उनकी एक्सेस थी, वहां तक जाकर उन्होंने इमरान खान साहब के पैगाम पहुंचाए। चंद बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, चंद उलमाए दीन हम ये कह सकते हैं सेफली, जिन्होंने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब का कोई मस्बत पैगाम डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक पहुंचाया गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि कोई डायरेक्ट एक्सेस तो थी नहीं, लिहाजा ये बात मटीरियलाइज नहीं हो सकती। तकरीबन अब मैं कह सकता हूँ 4 हफ्ते हो गए हैं एक मुलाकात को जो कि हुई थी, लेकिन एक खास हद तक हुई थी, को बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी। तो इसमें कोशिश की गई मुज़ाकरात करवाने की या कम से कम इस इंप्रेशन को करने की कि इस मामले को खत्म किया जाए, और ये भी कहा गया कि रमजान का महीना है लिहाजा इस मामले को खत्म किया जाए और अच्छी एक नई आगाज होना चाहिए। तो जवाब ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, अब ये किसी फर्द वाहिद के पास नहीं है और इंस्टीट्यूशन का फैसला ये है कि वो अब जहाँ से एक दफा अलाउ मी टू से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ से एक दफा डसा जा चुका है वहां पर दोबारा ना जाए, और इसका फैसला अब कोई फर्द वाहिद नहीं करेगा। और जो चीज स्केरी है शाहिद साहब वो है इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड जो डेवलप हो चुकी है फ्रॉम द वेरी बॉटम टिल द टॉप, मैं ये कहूँगा। और उसमें डिफरेंट जो फेजेस में हम देखते रहे हैं कि वो बात इतनी एविडेंट और ऑब्वियस हो गई है कि कम वोट में, लेकिन इमरान खान साहब के साथ किसी तरह का कोई अप्रोचमा या कोई सेटलमेंट नजर होती भी नजर नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब आप नुक्तों को जोड़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कुछ चीजें नहीं होने जा रही। और सब अगर ऐसा है और ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, तो अगर तहरीक इंसाफ या उनके हामियों की तरफ से कोशिश थी कि किसी भी तरीके से मामला तय पाएं, तो दूसरी तरफ से ख्वाहिश थी तभी तो मुलाकात हुई। अगर कोई डॉक्टर्स का वफ्द आया, वो इतनी आला सतह पर मिल लिया, या फिर कोई कहीं से पैगाम रसानी हो गई, तो क्या ख्वाहिश इस तरफ भी है या फिर कम से कम सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसका दबाव है इस तरफ कि जिसकी वजह से ये मुलाकात हुई और बात कम से कम की गई? शाहिद साहब, देखिए जो सोशल मीडिया का जो ऑनस्लॉट है वो तो कोई बेशक ना माने, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो क्रिएट होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इस पूरे मामले में जो सरप्राइज फैक्टर है वो दोनों वरी के दूसरे के लिए है। जहां एस्टेब्लिशमेंट आज की जितनी ज्यादा सख्ती है और जितने ज्यादा इस माहौल के अंदर एक बरहमी है, उतनी जो एक सरप्राइज है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की तरफ से भी रहा है कि आज तक जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने भी किया है वो भी किसी और ने नहीं किया। जहां तक बात उस वक्त की है जो कि एक खास इदारे में एक खास इदारे के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात का बड़ा इंटरेस्टिंग अहवाल है
बिल्कुल वो ख्वाहिश दोनों तरफ से थी और जो लोग आए उनसे बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई, लेकिन सरप्राइजिंगली शाहिद साहब जो इसके अंदर जो एक चीज शायद मंजर आम पर नहीं वो ये है कि उस पूरी कॉन्वर्सेशन में किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक हो रही है। ओवरऑल हालात मामलात पर गुफ्तगू हुई, माहौल बेहतर बनाने पर बात हुई, लेकिन ना ही कोई टाइमलाइन किसी ने मांगी, ना ही कोई टाइमलाइन किसी ने दी कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है। बल्कि ये बताया गया उनको भी कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है वो इस तरह से नहीं लिए जाते कि 1.8 आज एक हो और कल और हो, लेकिन अब ये डिसीजन लिया जा चुका है कि जो इमरान खान साहब ने बतौर जमात या उनकी जमात ने या उन्होंने खासतौर पर इदारे के साथ कर दिया है, अब उन पर फिलहाल तो एतबार कोई नहीं कर सकता। और उसी जो शख्सियात आए थे मौजूद लोग थे बड़े वो बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि उनको बहुत इज्जत दी गई है, बड़ा बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ है और इससे ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तभी तो आप देखिए उस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा बैशिंग उन लोगों की हुई क्योंकि कोई डिविडेंड नहीं था। उनकी मुलाकात हुई, वो एक रॉयल ट्रीटमेंट लेके चले गए, खुश हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। सब तो ऐसी सूरत हाल में अब आजम सवाती साहब तो जाहिर है अपने क्रेडेंशियल्स बता रहे हैं इस हवाले से भी कि तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और इमरान खान उनको कितनी अहमियत देते हैं, और इस हवाले से भी कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कोई ब्रेक थ्रू आजम सवाती करा सकते हैं या कोई उम्मीद नहीं है? शाहिद साहब निहायत माजरत के साथ मेरे ख्याल में ये आजम सवाती साहब के फिर एक पे ग्रेड से ऊपर वाली बात है, क्योंकि आजम सवाती साहब हो या कोई और हो ये मामला तो सेटल नहीं होता हुआ नजर आ रहा, कम से कम आज की तारीख में। मेरे ख्याल में पिछले हम देख रहे हैं 3 साल इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकले हुए हो गए, 1.5 साल से वो जेल में है, ज्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। और उस पर अब बताया ये जाता है और जो सेंस मिलती है वो ये कि वो सिर्फ पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उनका नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है कि इमरान खान साहब के साथ ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना ही कोई बात होगी, और अगर कोई मुज़ाकराती अमल होगा तो वो सिर्फ हुकूमत के तहत होगा। इसीलिए तो हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको कोई ऐसा दरवाजा नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि पाकिस्तान की फौज के कुछ लोग इमरान खान साहब के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक आम खबर है, आज अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात पूरी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज की तैनाती और 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामों पर गौर किया गया और एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी के नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी अक्सरियत राय से हुई है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी जस्टिस बाकिर नजफी के हक में वोट दिया। जस्टिस बाकिर नजफी की तकरूरी 9-4 की अक्सरियत से हुई है। 4 अराकीन ने तकरूरी की मुखालफत में वोट दिया, जिनमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदुखेल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला भी 9-4 की अक्सरियत से हुआ। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की मुखालफत की और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने भी अक्सरियत राय से इख्तिलाफ किया। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के नाम पर भी गौर किया गया और अराकीन की अक्सरियत ने इत्तफाक किया कि जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एहसन अंदाज में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अहम बात यह है कि जस्टिस बाकिर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस ने इसकी मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद ये तकरूरी 9-4 की अक्सरियत से हो गई। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक सिंध, पिशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए अराकीन के तौर पर 4 रिटायर्ड जजेस को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को भी जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस सरफराज डोगर 13 फरवरी से कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद, सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को मुतवक्के है।
लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, उस वक्त से उनका साथी जजेस के साथ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आ रहा है। खासतौर पर जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने के अख्तियार का मामला मजीद तनाज़ात का शिकार होता जा रहा है। और आज इस हवाले से सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का अहम फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें मुकदमात एक बेंच से लेकर दूसरे बेंच के हवाले करने के चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठा दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने गुज़िश्ता दिनों जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे की तायीद करते हुए सिंगल बेंच के मुकदमात अचानक डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने पर हैरानी का इजहार किया था और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत से मुंतकिल होने वाले तौहीन मज़हब से मुतालिक मुकदमे की मुंतकली के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया था। और आज इस हवाले से तहरीरी फैसला सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि मौजूदा केस इस अदालत के सिंगल बेंच नंबर 5 के सामने लगाया गया था और मज़कूरा बेंच ने इस मामले की 16 तवील समातें कर ली हैं, जो इस बात की अक्कासी है कि इस केस में खातिर ख्वाह कार्रवाई की जा चुकी है। गो के मुंतकिल किए गए दीगर मुकदमात में तौहीन मज़हब से मुताल्लिक जराइम शामिल हैं, लेकिन मज़कूरा मुकदमात और मौजूदा केस किसी एक मुल्ज़िम या तौहीन मज़हब के किसी एक मामले से मुताल्लिक नहीं है और ना ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस के हुक्म में हाई कोर्ट के कवायद व ज़वाबित के हवाले से कोई ख़ास शिक या हवाला मौजूद नहीं है जो उन्हें इस अदालत के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमात को डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने का इख्तियार देता हो। इसी नौइयत के मामले पर इस अदालत के 3 रुकनी बेंच ने एक फैसले में तवील बहस की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील का इख्तियार हासिल है, लेकिन बाद में वो बेंचेस की तश्कील नौ या उनमें तब्दीली नहीं कर सकते जब तक कि बेंच खुद उस मामले को चीफ जस्टिस के हवाले ना कर दे। ऐसी कोई ख़ास शिक मौजूद नहीं है जो चीफ जस्टिस को यह इख्तियार देती हो कि वो एक बेंच से दूसरे सिंगल बेंच या डिवीज़न बेंच को मुकदमात पहली मरतबा या दोबारा तफवीज़ कर सके या मुकदमात वापस ले सके। अगरचे रूल्स चीफ जस्टिस को डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा रोस्टर को मंजूर करने का इख्तियार देते हैं, लेकिन केसेस को सिंगल या डिवीज़न बेंचेस को तफवीज़ करने का इख्तियार सिर्फ डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि कवायद में किसी भी बेंच से किसी भी केस को वापस लेने या मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं दिया गया है, हत्ता कि डिप्टी रजिस्ट्रार को भी नहीं। बेंच नंबर 5 की तरफ से तवील अरसे तक ज़ेर समात रहने वाली इस दरख्वास्त को उस अदालत से वापस लेकर इस डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब या जायज़ नहीं था, जब तक कि कानून के तहत कोई जवाब फराहम ना किया जाए या कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद ना हो। जब कोई बेंच किसी मामले की समाअत कर लेता है और काफ़ी तवालत से दलाइल सुनता है और फिर केस को मुलतवी कर देता है, तो ऐसे मुकदमे को किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि बेंच खुद ऐसी हिदायत ना कर दे। यहाँ तासुब का मामला भी नहीं है जिसे मुंतकली की वजह बनाया जा सकता है और ना ही इस केस में जज ने खुद को अलग किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के दफ्तर की जानिब से इंतज़ामी तौर पर मुनासिब इयानत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई और इस अदालत को एक शर्मनाक सूरत हाल में डाल दिया गया। मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि सिविल प्रोसीजर कोड के साथ साथ हाई कोर्ट के कवायद और अहकामात से रहनुमाई ली जाए। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इस अदालत के चीफ जस्टिस के मातहत नहीं है। इस बात की वजाहत हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित में की गई है जो चीफ जस्टिस को हासिल ऐसे इख्तियारात के हवाले से खामोश है। लिहाजा इस मामले पर अदालती मामलात से मुताल्लिक हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित की दीगर दफात की रोशनी में गौर किया जाना चाहिए। रूल्स डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मखसूस इख्तियारात फराहम करते हैं कि वो चीफ जस्टिस के मंजूर करदा रोस्टर के मुताबिक केसेस को सिंगल बेंच या डिवीज़न बेंच को तफवीज़ करे। अगर जज किसी केस को सुनने से इनकार कर देता है या किसी केस को दीगर केसेस के साथ सुनने की ज़रूरत हो, तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल मुतालिका अवामिल पर गौर करते हुए केस को किसी और बेंच को तफवीज़ करेगा। ऊपर बयान किए गए निकात पर गौर करके किसी भी केस को तफवीज़ करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता नोटिंग में माकूल वजूहात के साथ आगाह करने की ज़रूरत है। अगर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ये नतीजा अखज़ करता है कि एक ख़ास केस किसी दूसरे केस से मुताल्लिक है जो किसी दूसरे बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा है, तो उसे किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अदालत के मुतालिक अफसर से मशवरा करना चाहिए। हाई कोर्ट के कवायद व ज़वाबित में यह पहलू फराहम नहीं किया गया है, लेकिन इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस और चीफ जस्टिस के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखना ज़रूरी है। इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए ज़रूरी है कि वो इस केस को डिवीज़न बेंच के सीनियर जज या लार्जर बेंच के सामने रखे ताकि जजिस के दरमियान किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। इस अदालत
अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल केस को सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि मामला एक जैसी नोयत का ना हो या कानून की तशरीह का सवाल ऐसे इकदाम को दुरुस्त साबित ना करता हो। मुस्तकबिल में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मुकदमात की मुंतकली या मार्किंग करते वक्त इन रहनुमा उसूलों पर गौर करने की ज़रूरत है जब तक कि फुल कोर्ट ऐसे हालात से निमटने के लिए हाई कोर्ट के कवायद व ज़वाबित की तशरीह ना करे, जो कि बेहतरीन और मुनासिब फोरम है। 27 मार्च को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक ये केस सुना था और इसे 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था, लेकिन इस केस को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के सिंगल बेंच से लेकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के डिवीजन बेंच को मुंतकिल कर दिया गया था। 28 मार्च को जस्टिस सरफराज डोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा सामने आ गया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी करदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत कर ली है, लेकिन फिर जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का इंतजामी हुक्म दे दिया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया था और डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी थी। इससे एक दिन पहले यानी 27 मार्च को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अपनी अदालत से ज़ेर समाअत केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है, जबकि इससे पहले केस अपनी अदालत से वापस लिए जाने पर दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सख्त रिमार्क देते हुए कहा था कि कॉज लिस्ट मंसूख करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जबकि 6 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वुकला से रकम का मुतालबा करता है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इत्तेहाद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।